चलिए, आवाज नहीं। क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? ये क्या किया तुमने? ये 6:30 से 8 क्या है? इतिहास तो है, मुझे भी पता है कि राजस्थान इतिहास है। अब तुम्हारा पाप कट जाए बस, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हारे चेहरे देख देख के मैं बोरिंग हो चुका हूँ। कौन बोला? मेरे अलावा अगर किसी ने भी बोल दिया ना। चलो, आवाज नहीं। चलिए, कहां तक पढ़ा हमने? आमिर का कछावा राजवंश। चलिए, कहां तक पढ़ा इसको कि शुरू नहीं किया? चलो, मेंस का सैटरडे को बंद कर दो, बाहर दो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ, जल्दी मरो, जल्दी आओ। घूम के आ गई। सर, अब मिर्ची बड़ा ले लिया था, गरम था, पैसे भी लग गए, फेंके तो फेंके कैसे? राजस्थानी है, पूरे पैसे वसूल करेंगे। हाँ, राजस्थानी कभी भी कोई भी चीज देखो, बड़ी गजब के होते हैं राजस्थानी। जैसे सपोज करो, मिर्ची बड़े का स्वाद जो है सबको पता है कि अच्छा होता है। और मिर्ची बड़े में मिर्ची जो आती है ना, वो जाडी मिर्ची आती है ताकि चरखी कम रहे। पर क्या करें, एक बार दुकानदार के पास कोई नया आदमी रखा था, उसको सब्जी मंडी में भेजा कि जब मिर्ची लेकर आ, तो वो बेटा पतली बड़ी चरखी मिर्च लेकर आ गया। अब उसने वो भी मिर्चों से क्या बनाया? मिर्ची बड़ा। अब एक व्यक्ति ने मिर्ची बड़ा ले तो लिया, उसने खा भी लिया, पर भयंकर क्या जला। भले ही जलो, वो कहेगा 2 दिन भले ही खराब रहेगा, पर रुपए कितने दिए हैं? 20 रुपए। फेंकूंगा तो नहीं। तो राजस्थानी प्योर रुपए को अच्छे से कंज्यूम्ड करता है। अच्छे से यूटिलाइज करना कोई भी चीज का अगर जानना चाहे तो वो किन से जाने? राजस्थानियों से। राजस्थानी और मारवाड़ी जो सेठ होते हैं वो इतने पूरे भारत में प्रसिद्ध क्यों है? भाई, मारवाड़ी कहता है ना, जाना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। रवि। और जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी। ये भी सुन लेना। तो मारवाड़ियों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ी बड़े जुगाड़ू होता है। ये बाहर जब कमाने के लिए जाते हैं ना, तो सेठ जो होते हैं ना, सेठ, वो तो ऑलरेडी पैसों वाले होते हैं। तो सेठ लोगों को भूख लगती है दोपहर के अंदर, तो वो बैठे कहते हैं फास्ट फूड मंगा लो, पिज्जा, चाउमीन ये मंगा लो। हमारे राजस्थानी भी बड़े खतरनाक होते हैं जो उनके पास काम करते हैं। और राजस्थानी बेटे क्या करते हैं, शाम को जाते हैं घर पर, तब तरबूज लेकर जाते हैं। क्या लेकर जाते हैं? बड़े वाला तरबूज लेकर जाता है। तरबूज से वो क्या, पहले तो तरबूज खाएगा, और तरबूज के क्या होंगे? बीज। उन बीज को इकट्ठा करेगा। क्या करेगा? और उसकी जो गिरी होगी उसको धूप में सुखाएगा, और सुखाने के बाद उसको काट कर क्या बनाएगा? सब्जी। नॉर्मली फ्राई कर, मतलब सूख, नॉर्मली सूख जाएगी तो उसको काट कर सब्जी बनाएगा। बीज जो है उनको धोकर भी क्या करेगा? सुखाएगा। और सुखाने के बाद उनको तवे पर लूण मिर्च और बढ़िया डाल के, थोड़ा और कुछ स्पाइसी चीजें डालकर बढ़िया फ्राई करेगा। और बढ़िया 3 दिन बाद एक छोटे से कागज के अंदर डालकर, कागज को पैक करके अपनी जेब में ले जाएगा। अब उधर सेठ जी मंगाएंगे, नॉर्मल भूख लगेगी तब पिज्जा। इधर से वो अपनी वो पूड़ी खोलेगा और उसमें से निकालेगा क्या? बीज। और सेठ जी देखेगा, बेटा क्या खा रहा है? तो सेठ जी कहेंगे काई खावे रे? तो कहा मैं ये छोटी मोटी चीज है, पिज्जा इज्जा नहीं खाता, बड़ी काम की चीज है। तो सेठ जी कहते ला इधर ला। अब सेठ जी खुद भी लेकर खाता है,
वो बीज, और वो बीज खाए किसने? मारवाड़ी ने वो तरबूज खा खा के, और वो सेठ खाता है तो सेठ खाते ही कहता वाह बड़ा टेस्टेबल है, कटु लायो तो वो कहता मैं अपने गांव से मंगाया है, बड़े कीमत मतलब महंगे मिलते हैं। खा कितने कि 600 रुपए किलो। कितने? 600 रुपए किलो। सेठ जी कहते 5 किलो मेरे भी मंगा दे। अब 600 को 5 से मल्टीपल करो, कितने हुए? अब वो 400 600 रुपए में या 1000 रुपए में तरबूज लेकर आएगा, उनको खुद खाएगा और खुद खाकर क्या इकट्ठा करेगा और सेठ जी को कहेगा वर्क इज अंडर प्रोसेस, गांव से मंगा रखे, हाँ हाँ कुरियर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 15-20 दिन 1 महीने में जब बीज इकट्ठा हो जाएंगे तो उन्हीं को दे देगा। किनको? सेठ जी को। और रुपए सेविंग हो गए कितने हजार? 2000। ऐसे ही अब बाहर वाले सेठ जो होते हैं वो तो स्पेशल डिश के अंदर काजू करी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। हमारे राजस्थानी साढ़े यहाँ से जाते तब मम्मी को कहते दाल डाल दे, राबोड़ी डाल दे, बढ़िया डाल दे। बाहर वाली सब्जी तो लाते ही नहीं है। तो इस वजह से राजस्थानी सेविंग कर करके काफी उसी सेविंग को बाद में क्या कर देता है, इन्वेस्ट, और चले जाता है बिजनेस में आगे। समझ में आया ना? तो ये बड़े खतरनाक के जुगाड़ू होते हैं। चलो छोड़ो, अब स्टार्ट करते हैं हम आमेर का कछावा राजवंश। सुनो और समझो। आमेर के कछावा राजवंश से रिलेटेड अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट। राजवंश, अब सुनो, इसमें भी हम सबसे पहले लेंगे क्या? सामान्य जानकारी। अब सामान्य जानकारी के अंदर सुनो, सामान्य जानकारी में विद्वानों का कछावा वंश की उत्पत्ति से रिलेटेड सर्वमान्य मत जो है कितना है? एक ही है। और वो एक मत क्या है वो अच्छे से सुनो और समझो। स्टूडेंट, मैं आपसे पूछता हूं उसी मत के बारे में। भगवान श्री राम के पुत्र कितने थे? बोलो, कितने थे? एक। कितना था? एक ही पुत्र था। इस बात को ध्यान रखें। इतिहास में बिल्कुल थे 2 पुत्र, पर वास्तविक रूप से कितना था? एक ही था। कौन था? बोलो, लव था। कुश को तो घासपूस और तुष से बनाया गया। इस बात को कान खोल के सुन ले। इतिहासकार कहता है कि जो कुश हुआ, कौन हुआ? भगवान श्री राम का पुत्र जो कुश हुआ, उसी कुश की संतति, संतति का मतलब वंशज, आगे चलकर कहलाए कुशावा। क्या कहलाए? क्या कहलाए? इन कुशावाओं ने यानी कुश के वंशजों ने पहले तो शासन किया कहां? अयोध्या के आसपास। उसके बाद कुश के वंशज धीरे धीरे करके बिहार आ गए। कहां? और बिहार के अंदर रोहितांश जगह है। कौन सा है? उस रोहितांश गढ़ के अंदर आ गए और वहां पर कुश के वंशज कुशावा क्या करने लगे? शासन करने लगे। फिर उसी रोहितांश से चलकर कुशावाओं ने जीत लिया पद्मावती क्षेत्र को। किसको? और उसी पद्मावती क्षेत्र को विजित करने के बाद अब कुशावा जो थे शासन करने लगे कौन से वती क्षेत्र पर? पद्मावती क्षेत्र पर। इसी पद्मावती क्षेत्र पर जो राजा हुआ कुशावाओं का, उसका नाम था राजा नल। क्या नाम था? क्या नाम था? उस राजा नल ने अपने नाम पर पद्मावती क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके रखा नलवर। क्या रखा? जिसको बाद में कहा गया नरवर। क्या कहा गया? और नरवर को वर्तमान में कहते हैं ग्वालियर। क्या कहते हैं? तो बताओ, धीरे धीरे कुश के वंशज कौन से लियर तक आ गए? अब ग्वालियर के अंदर, नरवर के अंदर राजा थे नल। कौन थे? और उधर पिंगल प्रदेश, पिंगल प्रदेश का मतलब जैसलमेर मरु प्रदेश। इस मरु प्रदेश को पहले बिल्कुल पिंगल और खूब सारे नामों से जाना जाता था। और जैसलमेर के पहले नाम थे मांडवल और दुग्गल।
इस बात को ध्यान रखें। ये भी किसके नाम है? मरु प्रदेश यानी जैसलमेर के। तो इस पिंगल प्रदेश के राजा थे बुद्ध सिंह। कौन थे? कौन थे? और उधर नरवर में राजा कौन है? नल। कौन है? अब इधर बुद्ध सिंह जो जैसलमेर के आसपास के राजा थे, और हमारे पश्चिम राजस्थान के बारे में कहा जाता तीजो कुरियो पांचवो काल। तो बुद्ध सिंह के समय भयंकर क्या पड़ा? अकाल इनके साम्राज्य में अकाल पड़ा। वनस्पति जो थी प्योर पूर्णतः नष्ट हो गई। तब बुद्ध सिंह यहाँ से अपने सैनिकों को, अपने कुटुंब को लेकर मरु प्रदेश को छोड़कर इधर आ गए। किधर? नरवर की तरफ। और नरवर के राजा थे कौन? नल। राजा नल को आकर पूरी बात बताई कि बात यह है, हम बुद्ध सिंह जी है, हमारे साम्राज्य में क्या पड़ रखा है? अकाल पड़ रखा है और हमें आपके पास शरण चाहिए। तो बिल्कुल राजा नल ने कहा कि क्षत्रिय का यही कर्तव्य होता है कि शरणार्थी को शरण प्रदान करना। आप आराम से कहाँ रहो? नरवर में। अब नरवर में बुद्ध सिंह जी रुके। काफी समय बाद इधर मरु प्रदेश में बारिश हुई, जमाना अच्छा हुआ। बात पता चली कौन से सिंह को? बुद्ध सिंह को। तो बुद्ध सिंह जी नरवर से वापस रवाना हुए। किधर? अपने साम्राज्य की तरफ। राजा नल को कहा, आपका बहुत आभार कि आपने विकट समय में हमें क्या प्रदान की? शरण प्रदान की। अब अनुमति दीजिए कि हम अपने प्रदेश की तरफ वापस जाए। तो अब बताओ, वापस आने लगे कौन? बोलो। बुद्ध सिंह आने लगे। तब बुद्ध सिंह जी आने लगे तो राजा नल ने कहा कि हम तो अनुमति नहीं देते, क्योंकि अतिथि देवो भव। पर बुद्ध सिंह ने कहा नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। तो बुद्ध सिंह जी को बाहर महलों तक लेकर आए। तो बुद्ध सिंह जी के साथ इनकी पुत्री भी आई थी। क्या? कौन आई थी? अब बुद्ध सिंह को उनकी पुत्री नहीं मिल रही थी, छोटी सी पुत्री थी, वो मिल नहीं रही थी। बुद्ध सिंह जी ने, राजा नल ने पूरे महलों को संभाल लिया, वो मिल नहीं रही थी। फिर जब बाहर आए और बाहर आए तो देखा तो बाहर महल के बाहर रेत जो पड़ी थी, उस रेत पर खेल रहे थे राजा नल के पुत्र जो छोटे ही थे, और उनके पास खेल रही थी बुद्ध सिंह की पुत्री। इन दोनों को ऐसे खेलते हुए देखा राजा नल ने। तो राजा नल ने कहा, बुद्ध सिंह जी अगर आपको बुरा नहीं लगे तो एक बात कहूँ आपको। तो कहा क्या? कि क्यों नहीं दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। तब बुद्ध सिंह ने कहा, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली, आज से ये छोरी तुम्हारे। अब स्टूडेंट, वो जो वहां पे रेत पर खेल रहे थे, आपको भी पता बचपन में हम भी तो रेत में खेलते थे। चप्पल, वो हवाई चप्पल, उसमें से हाथ फंसा देते थे। फोर लेन की जरूरत ही नहीं है। और सामने से कोई ट्रक लेकर आ जाता ना, उसको कहते देख हटा दे वरना उछाड़ दूंगा। सही है कि नहीं है? तो वो भी खेल रहे थे। और जब बिल्कुल बात तय हो गई तो बिल्कुल स्टूडेंट, राजा नल की जो पुत्री थी, सॉरी बुद्ध सिंह की जो पुत्री थी, और राजा नल का क्या था? पुत्र जो था, ये कोई और नहीं, नल का जो पुत्र था उसका नाम था ढोला, और बुद्ध सिंह की पुत्री जो थी उसका नाम था मारू। बन गया, जूते पड़ेंगे। ढोला मारू की जो प्रेम कहानी हुई ना, उसका जिक्र कौन से वंश की उत्पत्ति में मिलता है? कच्छावा वंश की उत्पत्ति में। और राजा नल जो हुए वो नरवर के कच्छावा यानी कुशावा वंश के शासक थे, और उन्हीं का पुत्र था कौन? ढोला। तो ये ढोला मारू की जो प्रेम कहानी आप सुनते हो, ये कच्छावा वंश की कब की कहानी है? जब ये शासन करते थे नरवर में। कब करते थे? ओके, अब सुनो। तो इसका भी मैंने जिक्र कर दिया। और ये जो जानकारी मिलती है, याद कीजिए, मैंने आपको बिशल देव की तुलना बताई थी भवभूति से। तो भवभूति का एक ग्रंथ है मालती माधव। कौन सा? उस मालती माधव में भी ये जानकारी मिलती है। ओके, अब सुनो। बिल्कुल स्टूडेंट, राजा नल के बाद इनके काफी वंशजों ने शासन किया। कौन से वर पर? नरवर पर।
और इसी नरवर क्षेत्र में राजा हुए सोडा सिंह। कौन हुए? अब कोई ये नहीं कहेगा कि सर राजाओं के नाम गजब, पहले राजा नल और अब सोडा सिंह, क्या करे, नाम ही ऐसे ही थे। तो अब राजा कौन हुए? सोडा सिंह। और सोडा सिंह के ही पुत्र थे धुआंधार और खतरनाक, जिनको तुम कहते हो दुल्हे राय। कौन से राय? बोलो। दुल्हे राय। अब यही दुल्हे राय अपने पिता सोडा सिंह का आशीर्वाद लेकर आएंगे कौन से थान की तरफ, और राजस्थान में नए साम्राज्य की खोज हेतु आएंगे और सबसे पहले अधिकार करेंगे दोसा पर। किस पर? आज का जो दोसा है ना, इस पर अधिकार करके दुल्हे राय नींव रखेंगे कौन से वंश की? कच्छावा वंश की, क्योंकि यही कुशावा आगे चलकर अपभ्रंश होकर क्या कहलाएंगे? कच्छप। कच्छप क्या कहलाएंगे? और यही कच्छप आगे चलकर कच्छावा कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और इन्होंने ही दोसा में रखी कच्छावा राजवंश की स्थापना, और दोसा को बनाया कच्छावा राजवंश की प्रारंभिक राजधानी। समझ में आया कि नहीं आया? तो सुनो, कच्छावा राजवंश से रिलेटेड सभी विद्वानों का लगभग मत कितना है? एक ही है। इन्होंने कच्छावा वंश की जो उत्पत्ति बताई वो किससे बताई? याद रखना, भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशजों से बताई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, और पहले एक बात बताओ, भगवान श्री राम के पुत्र कौन? कुश। कुश पुत्र किसके है? भगवान श्री राम के। और राम का पर्यायवाची शब्द क्या है? रघु। क्या है? तो रघु के वंशज थे कौन? कुश। और कुश के वंशज थे कौन? कच्छावा। तो कान खोल के सुन लेना, कच्छावा राजवंश के राजाओं को इतिहास में रघुवंशी तिलक कहा गया। कौन सा वंशी? इस बात को गिनकर गांठ दे देना। और रघुवंशी तिलक जो कहा गया, ये जानकारी किस में मिलती है? कौन बताएगा? एनीबडी? एनीबडी? हाँ वो तो दिख रहा है मुझे। याद रखना, आमिर प्रशस्ति में। कौन सी प्रशस्ति में? आमिर प्रशस्ति में जानकारी मिलती है कि कच्छावा राजवंश को इतिहास में रघुवंशी तिलक के नाम से जाना गया। कंप्लीट ना? ओके, अब जल्दी से लिखो स्टूडेंट, सामान्य जानकारी में पहला ही पॉइंट लिखो, उत्पत्ति। कौन सा पति? उत्पत्ति। और उत्पत्ति में लिखोगे कच्छावा राजवंश की उत्पत्ति भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशजों से बताई गई। कुश के वंशज कुश के वंशज क्या कहलाए? कुशावाह कहलाए। कुशावाह। और यहीं पर लिख दो कहलाए। फिर स्टार और नोट लगाकर लिखोगे आमिर प्रशस्ति में कच्छावा वंश के राजाओं को कौन सा वंशी? रघुवंशी तिलक कहा गया।
कहा गया। अब देखो, एक रघुवंशी तिलक और एक रघुकुल तिलक दोनों अलग अलग है। लिखो पहले ये। लिखो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? फास्टली लिखो जल्दी से। तुम्हारी वजह से आज आज क्या, कल से जब मुझे शेड्यूल पता चला तो मैंने तुम्हें बहुत, हाँ तो फिर तुम्हारी वजह से पूरे मेरे शेड्यूल की ऐसी कम तैसी हो गई, दुष्टी गई के। उन्होंने नहीं बनाया, वो तो खुद देखो प्रताड़ित इंसान है बेचारा। हाँ सर, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर सही काट रहे हैं। मच्छर उन्हीं को काटते हैं जो बिना फालतू के बैठे रहते हैं, समझ में आया ना? तो मच्छर एकदम सही काट रहे, तुम्हारे लक्षण ही ऐसे ही है, और तो तुम्हें कोई काटता नहीं है। तू एक काम कर, मच्छर को ही काट जा। चलो, आवाज नहीं। सॉरी सर, आज क्लास में मैं ऑफलाइन नहीं आ पाया, एहसान किया आपने, कोई बात नहीं, आराम से घूमो। नहीं, यूजर लिखा हुआ है, ये माँ कमी नहीं, इसको पता, नाम लिख दिया तो जाप लेंगे कल। हाँ चलो, लिख लिया आपने? आगे लिखो संस्थापक। संस्थापक, संस्थापक। और संस्थापक में लिखोगे स्टूडेंट। बताओ कौन? दुले राय ने, अरे आवाज नहीं, दुले राय ने 1006 अब्लिक करके 1137 ईस्वी में दौसा क्षेत्र को विजित कर वंश की क्या रखी? नींव रखी। उसके बाद प्रारंभिक राजधानी, बताओ किसको बनाया गया? दौसा को। अब देखो, यहीं पर मैं लिखा रहा हूं साथ में ही कच्छवा वंश की राजधानियां, ज्यादा नहीं है तो एक साथ ही लिख देते हैं, कच्छवा वंश की राजधानियां। और कच्छवा वंश की राजधानियां जो थी, नंबर फर्स्ट तो कौन सी? दौसा। उसके बाद जमुवा रामगढ़, उसके बाद जमुआ रामगढ़ के बाद आमेर, और उसके बाद कौन सा पुर? जयपुर। बस ये कच्छावा वंश की क्या थी? राजधानियां। नेक्स्ट स्टूडेंट, मूल मंत्र। इनका मूल मंत्र था यतो धर्मस्ततो जय। ओके, फिर लिखोगे झंडा। इनका झंडा जो था कौन सा रंगा था? पचरंगा। कौन सा रंगा? पचरंगा। पचरंगा। चलो, कौन सा झंडा है? पचरंगा। और पचरंगा में आगे मैंने कोष्टक बनाया है, पचरंगा कहते किसे है? पहली बात तो ये 5 रंगों का झंडा। कितने रंगों का? ये 5 रंग कौन से थे?
इसके लिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। साइंस सब्जेक्ट किन किन के था 11th-12th के अंदर? पूरे हाथ खड़े करो। हाँ, खड़ी हो चश्मिश। आज साइंस वालों को देखते हैं, ये कोरोना काल में पास हो रखे हैं या फिर वास्तव में इन्होंने पढ़ाई की है। खड़ी हो। हाँ, तू बता साइंस क्या था? साइंस बायोलॉजी, बहुत बढ़िया, तब तो अच्छा है। आप मुझे बताओ प्राइमरी कलर जो होता है कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग बताओ। 12th कब पास की? 2023 में। कोरोना था? नहीं था कोरोना। कितने परसेंटेज बने? 80। भाई साहब, परसेंटेज तो तुम्हारे बनते हैं, हमारे टाइम में तो परसेंटेज बिल्कुल सही। हमारे टाइम में इतने परसेंटेज नहीं बनते थे। बैठो। एक चुटकुला बड़ा गजब का याद आ रहा है। एक छोरा बड़ा छोरी रो रही थी और छोरी बड़ी भयंकर रो रही थी। और एक छोरा भी था, सुनो, एक छोरा भी था। अब छोरा भी खुश है, छोरा बड़ा खुश है, पर छोरी, तो उन दोनों को पूछा गया कि तू रो क्यों रही है? कि मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे परसेंटेज जो है वो 80 बने। कितने? 98। तो क्या कितने बने? कहा 98। कहा बनने कितने चाहिए? कहा पूरे में से पूरे। तो कहा क्यों? कहा ऐसे ही, मैंने पढ़ाई ज्यादा की थी। तो कहा तेरे आगे कोई नहीं है? तो कहा भले ही मत हो तो भी कम बढ़े। हाँ, और रो रो के पूरा घर सिर पे ले लेगी। उधर शहजादा जिसके बड़े 35.99, एक नंबर का सानुग्रह उत्तीर्ण, धक्का देकर पास। घर पर 5 किलो हाँ रसगुल्ले लेकर आया। वो भी खुश है, पर धुलाई हुई थी किसने? पढ़ा? पापा ने। अब दोनों मिले, वो जो फर्स्ट आई थी लड़की वो भी मिली और ये भी मिला। तो उसने कहा कि वाह स्कूटी ले ली तूने? तो कहा बिल्कुल, मेरे परसेंटेज अच्छे बने इसलिए मेरे पापा ने मुझे स्कूटी दिलाई। कहा तो भी तुम्हारी औकात हमसे कम है। तो कहा कैसे? कि हम 36% बनाए, हमारे पिताजी ने ट्रैक्टर दिलाया है। क्या दिलाया है? ट्रैक्टर दिलाया। तो स्वैग है हमारा, आप भी ट्रैक्टर लेके दिखाओ। मतलब समझे? बस उसको कहा तूने पढ़ाई बहुत ज्यादा कर ली है, अब पढ़ाई पर एहसान करो और खेती करो। तो ऐसी बात है। तो वैसे ही सुनो स्टूडेंट, तो बिल्कुल पढ़ाई करो अच्छे से। हाँ, वापस साइंस वाले हाथ खड़े करो। हाँ, 1 2। अब तो इन्होंने पता कर लिया, हाथों हाथ सर्च कर लिया बेटों ने। हाँ, तो कौन बताएगा प्राइमरी रंग? खड़प, साइंस वाला खड़प। साइंस थी? हाँ, तो भले ही हो ना, मैथ साइंस तो थी। ऐसे थोड़ी एक साइंस मैथ अलग अलग है, साथ में ही। अरे बोल, थी? फिजिक्स थी? केमिस्ट्री थी? हाँ तो ठीक है। बता प्राइमरी रंग कौन से थे? बट हाँ, रुक 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 रुक, पूछेंगे तुझे अभी। और किसके थी? ये सब बेटे कोरोना काल में पास हो रखे हैं। इसको तो कमीने को पता है, इसको पता है, इसके इज्जत के कांकरे पहले हो रखे हैं। इसके ये बिलाड़ा का मैं जानता हूं, हम बिलाड़ा वाले आर्ट से आगे कभी बढ़ते ही नहीं है। आत्महत्या थोड़ी करनी है जो साइंस लेंगे। हाँ सर, मेरे 92 बने। आभार। हाँ, कौन बताएगा? बताओ। लाल? अच्छा, आप बताओ प्राइमरी रंग। तू भी कोरोना काल में पास हो रखी है, वापस बोल। अब फोन ले हाथ में। प्राथमिक रंग में ध्यान रखना, बिल्कुल सही बोला, लाल, हरा और नीला होता है। 100%। देखो एक बार बैठ के देखो, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन या तो मेरा दूर होगा या आपका होगा। लाल, हरा और नीला।
तो देखो याद करने का तरीका बताता हूं। प्राइमरी रंग याद कर लो, लाल, हरा और नीला। बोल, अब नहीं बोलेगा ये। आवाज नहीं, अरे चुप हो जाओ। लाल, हरा और ये तो प्राइमरी रंग, रेड येलो है। ला ह जो भी होता है आप याद रखो, लाल, हरा और नीला। यानी मैं कोरोना में पास हो रखा हूं। जो भी है गोली मारो आप। वो तो वो उसमें मैंने साइंस इतनी तो नहीं पढ़ी स्टूडेंट, मैं बता देता हूं। सुनो, वो लाल लिटमस होता है ना, जिसको हरा बना देता है, ऐसा ही कुछ है ना। तो उसमें हमें हमारे टीचर ने याद करवाया कि याद रखो लाहनी, मतलब समझे, लाल, हरा, नीला। ओके, तो इसको हमने याद कर लिया और इसको बोल दिया कौन से रंग, प्राइमरी रंग। और इस तीन रंग को याद कर लो, लाल, हरा, नीला, और साथ में बोलो काला, पीला। तो तीन तो ये हो गए और दो हो गए काला, पीला। तो बताओ टोटल कितने रंग हो गए। और ये पचरंगा ध्वजा बन गया आपके किन का, आमेर के कच्छावा वंश का। लिख लो जल्दी से, लाल, हरा, नीला, काला, पीला। ओके, लिख लो जल्दी से। आवाज नहीं, आवाज नहीं, जल्दी से लिख लो। लाल, हरा, नीला, काला, पीला। ये हो गए कौन से रंग, पचरंगा। अब सुनो और समझो आगे। स्टूडेंट, कुलदेवी और कुलदेव। तो कछावा वंश के कुलदेव की बात करें तो याद रखना अच्छे से, कुलदेव जो थे वो थे आपके गोविंद देव। कौन थे। और कुलदेवी जो थी वो थी जमुआई माता। कौन सी माता। पर आपको पूछे आराध्य देवी, इष्ट देवी कौन थी, तो कौन थी, बोलो, शीला माता। कोई देवी नहीं बोलेगा, जूते ठोकूंगा। काफी बेचों में बैठे कहते शीला देवी थी। शीला देवी नहीं, शीला माता थी। समझ में आया कि नहीं आया। लिखो जल्दी से, फास्टली लिखो जल्दी से। लिखो कुलदेव। कुलदेव जो थे वो थे स्टूडेंट, कुलदेव जो थे वो थे आपके कल भी सेम शेड्यूल। कुलदेव जो थे स्टूडेंट गोविंद देव जी। कौन से देव जी, गोविंद देव जी। गोविंद देव जी लिख लिया। आगे लिखो कुलदेवी जमुआई माता, कुलदेवी जमुआई माता। उसके बाद लिखो स्टूडेंट आराध्य देवी या इष्ट देवी। कौन सी, शीला माता। कौन सी माता, शीला माता। लिख लिया, अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट अब बोर्ड पर देखो स्टूडेंट, आगे समझा देता हूं आपको। बोर्ड पर देखो अच्छे से स्टूडेंट। बात स्टार्ट होगी कौन से वर्ड से, नरवर से। कहां से, तो देखो ये है कौन सा, बात करें तो कौन सा लियर। और ग्वालियर में राजा जो है वो है कौन, सोडा सिंह। कौन है राजा, सोडा सिंह का पुत्र था दुल्हे राय। इसी का दूसरा नाम तेजकरण। इसी का तीसरा नाम कौन से राय, दुल्हे राय। समझ में आया कि नहीं आया। नाम कितना है, एक। नाम एक नहीं, नाम तीन है। व्यक्ति कितना है। अब ये जो नाम इनके पड़े हैं इनके कुछ शारीरिक गुणों के कारण पड़े हैं, वरना इनका वास्तविक नाम तो
तेजकरण था। अब तेजकरणी ने क्यों कहा गया? क्योंकि ये तीव्र दिमाग के थे। तीव्र दिमाग का मतलब बुद्धिमत्ता में निपुण थे, तेजकरण नाम रखा। और दूसरा नाम धोले राय। क्या था? अब इन्हें धोले राय क्यों कहा गया? क्योंकि ये डव साबुन से स्नान करते थे, हद से भी ज्यादा गोरे थे। और गोरे को हमारे राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, तो इनका नाम पड़ा धोले राय। क्या पड़ा? और तीसरा नाम दुले राय। इनको कैसे भी कपड़े पहना देते थे, इनके शरीर पर जचते बड़े शानदार थे। इनका शरीर बहुत अच्छा था बना हुआ, और 2400 घंटे कैसे भी कपड़े होते तो जस्ट लाइक किसके समान प्रतीत होते? हाँ, कि जैसे ये तोरण बांध कर आए हो। तो इनका नाम पड़ा दुल्हे राय। तो व्यक्ति कितने हैं? एक। नाम कितने हैं? पर व्यक्ति कितना है? एक ही। दुल्हे राय बोल दो, तेजकरण बोल दो, दुल्हे राय बोल दो। अब स्टूडेंट, यही दुल्हे राय, यही तेजकरण आशीर्वाद लेता है किसका? अपने पिता शोडा सिंह का, और नए साम्राज्य की खोज हेतु निकल पड़ता है और आता है हमारे कौन से स्थान में? राजस्थान में। और राजस्थान के जिस क्षेत्र में जाता है उसका नाम होता है साहिसा, और दोसा को पहले कहा जाता था मोरा। कौन सा प्रदेश? और मोरा प्रदेश के राजा जो थे उनका नाम था लापसी। क्या नाम था? नहीं था। याद करने का तरीका, अब हमें जो इनका नाम बताऊंगा वो तुम्हें नाम याद नहीं होगा, पर उसको याद करने के लिए याद करो लापसी। क्या? उनका वास्तविक नाम था राहलपसी। क्या नाम था? अब ये नाम याद हो क्या? नो। तो तुम लापसी से झांप लोगे किसको? हाँ, मुंह बंद रखो मरो। बेटे पीछे कर रहा हूं। हाँ, दोस्तों लास्ट क्लास है, सुबह वापस क्लास लगेगी, और सुबह तुम्हारी जगह पर दूसरा बेच बैठेगा तो वो कहेंगे यहाँ पे मक्खियां कैसे आ रही है। तो सुनो और समझो, कौन सा लपसी था? राहलपसी था। अब राहलपसी का साम्राज्य कौन सा था? और ये राहलपसी बड़े परेशान थे क्योंकि इनके आधे साम्राज्य पर अधिकार कर रखा था। बताओ किनका? बड़ गुजरों का। और अधिकार था किनका? तो इन बड़ गुजरों और मीणाओं की समस्या से परेशान थे कौन? और इसी राहलपसी के क्षेत्र से गुजर रहे हैं कौन से राय? तो दुल्हे राय के यहां से जाने की बात पता चली किसको? तो राहलपसी ने सहायता मांगी किससे? दुल्हे राय से। दुल्हे राय को कहा आप युवा हो, हमारा साम्राज्य जो है, हमारे साम्राज्य में हम बड़े परेशान हैं किनसे? बड़ गुजरों और मीणाओं से। आप हमारी मदद कीजिए और हमारे मोरा प्रदेश दोसा साम्राज्य से इनको भगाइए। तो बिल्कुल दुल्हे राय ने सहायता की किसकी? राहलपसी की। और दुल्हे राय ने भगा दिया यहां से किनको? बड़ गुजरों और मीणाओं को। अब बड़ गुजरों और मीणाओं की समस्याओं से मुक्त हो गया कौन सा प्रदेश? खुश हुए बहुत कौन? राहलपसी। दुल्हे राय ने कहा आप जाने की क्या दीजिए अनुमति। तब राहलपसी ने सोचा कि यहां से ये जाएंगे तो वापस कौन आएंगे? बड़ गुज्जर और मीणा। और आधे दोसा पर अधिकार तो वैसे ही उनका था, मेरे पास तो आधा दोसा ही था, क्यों नहीं आधा दोसा दे दूं किसको? दुल्हे राय को। अब इसी राहलपसी ने अपनी पुत्री मारुणी का विवाह किया किसके साथ? दुल्हे राय के साथ, और दे दिया आधा दोसा। और इसी दुल्हे राय ने आधे दोसा पर अधिकार करके, कुछ इतिहासकार कहते हैं 1006, कुछ कहते हैं 9, 1137 में इसी दोसा के अंदर कौन से वंश की नींव रखी? कछावा वंश की। कौन से राय ने?
अब दुले राय ने नींव रखी और राजधानी बनाई किसको? दौसा को। अब सुनो और समझो। साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई कौन से राय ने? और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत अटैक किया, बताओ कौन से प्रदेश पर? माझ प्रदेश या माझ प्रदेश पर। और इस माझ प्रदेश पर भी अधिकार था, जल्दी से बताओ किनका? मीणाओं का। इन मीणाओं को पराजित किया कौन से राय ने? और विजित किया किसको? कहा जाता है कि ये माझ प्रदेश अगर मिला कौन से राय को? दुले राय को, तो एक माता के आशीर्वाद से मिला। और वो माता कोई और नहीं, जमुआई माता थी। कौन सी माता? बोलो। तो जमुआई माता के आशीर्वाद से माझ प्रदेश जीत लिया किसने? मीणाओं से। किसने? दुले राय ने। अब माझ प्रदेश को जीतकर दुले राय ने कहा माझ प्रदेश का नाम हमारे पूर्वजों के नाम पर रखो, रामगढ़। हम किसके वंशज है? भगवान श्री राम के, क्योंकि कुछ उन्हीं के वंशज थे। तो कहा हमारे पूर्वजों के नाम पर माझ प्रदेश का नाम परिवर्तित करके रखो। कौन सा गढ़? रामगढ़। और फिर रामगढ़ का भी नाम परिवर्तित करके रखा गया जमुआ रामगढ़, क्योंकि यहां पर मंदिर था किसका? जमुआई माता का। इसलिए रामगढ़ का बाद में और नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? बोलो। और जमुआ रामगढ़ को बनाया धानी ही धानी। तो दौसा से बताओ राजधानी कहां आ गई? बोलो। अब यहां से सुनना, और साम्राज्य विस्तार अपनाया कौन से राय ने? दुले राय ने। एक मीणा शासक था जिसका नाम था जोटा मीणा। कौन सा मीणा? इस जोटा मीणा को पराजित करके दुले राय ने कहा इस जोटा मीणा के क्षेत्र पर भी हमारा क्या हो गया? अधिकार। पर यह क्षेत्र तो किसका था? जोटा मीणा का। इसलिए इसका नाम जोटवाड़ा रहेगा। क्या रहेगा? आज भी जयपुर में है, एक नहीं है? तो ये जो जोटवाड़ा जयपुर तुम जो पढ़ते हो ना, इसका नाम किसके नामकरण पर हुआ? जोटा मीणा। उसी प्रकार सुनो, एक पराजित किया कौन से मीणा को? गीता मीणा को। और गीता मीणा को पराजित करके इसका नाम रखा गेटोर। क्या रखा? और गेटोर भी कहां है? जयपुर में। समझ में आया? उसके बाद पराजित किया आलम मीणा को। किसको? और आलम मीणा को पराजित करके अधिकार किया इसके क्षेत्र आम्बेर पर, जिसको बाद में तुम आमेर कहोगे। क्या कहोगे? अब देखो, इतने बड़े विशाल मतलब साम्राज्य का निर्माण किया किसने? पर कहा जाता है कि दुले राय। अब पहले एक बात बताओ, ये पूरा क्षेत्र किनके पास था? देखो किसके पास था? अब छीन लिया किसने? बोलो। अब आप तुम जिस पैतृक घर में पीढ़ियों से रहते आ रहे हो, अचानक एक दिन कोई व्यक्ति आता है, तुम्हारे जटूड़े पकड़कर बाहर फेंक देता है, ठीक रे ठाक रे, और कहता है ये घर मेरा है, तुम तो चले जाओगे? चले जाओगे? बोलो। मुकाबला करोगे कि नहीं करोगे? तो बताओ, इस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकार किनका था? पर जीत किसने लिया? तब मीणाओं ने कहा बदला तो जरूर। तो एक दिन दुले राय अपनी रानी के साथ जा रहे थे कुल देवी के दर्शन करने। कौन से गढ़? जमुआ रामगढ़। तब अचानक मीणाओं ने क्या किया? आक्रमण, और दुले राय लड़ते हुए मारे गए। जब यहां से दुले राय मारे गए तो दुले राय के जो शुभ चिंतक थे, वो शुभ चिंतक दुले राय के पुत्र कोकिल देव को लेकर भाग गए। किसको लेकर? हाँ, कोकिल देव जब जा रहा था यहां से ये क्षेत्र छोड़कर, तब मीणाओं ने कहा याद रखना, वापस आया तो हाल बड़े खतरनाक होंगे। अब कोकिल देव वापस अपने स्थानीय कौन से क्षेत्र की तरफ आया, और कोकिल देव ने वापस अपनी सेना क्या की? संगठित। अब पुत्र कौन है? कोकिल देव। कोकिल देव ने सेना संगठित की और वापस अटैक किया कौन से? मेर पर। बोलो।
और आमेर पर कोई शासक था भट्टो मीणा। कौन सा मीणा? इस भट्टो मीणा को पराजित करके आमेर जीता। कौन से देव ने? कोकिल देव ने जीता। तो पराजित होकर जा कौन रहा था? तब भट्टो मीणा ने कोकिल देव को कहा, तेरा हाल भी वही होगा जो तेरे पिता का हुआ। पर कोकिल देव धुआंधार और खतरनाक था। कोकिल देव ने जैसे तैसे करके समझाइश स्थापित की, किनके साथ? मीणाओं के साथ। और मीणा जो मतलब दमनात्मक नीति अपना रहे थे, उनका पूर्णतः क्या करवाया? दमन करवाया। कौन से देव ने? और उसके बाद शेष मीणाओं के साथ समझौता हुआ। समझौते में यह तय हुआ कि शासन जो करेंगे आमेर पर, वो कौन करेंगे? कछावा। और आमेर का जितना कितना भी क्षेत्र होगा रियासत का, उस क्षेत्र में सुरक्षा का काम जो करेंगे, कर वसूली का जो काम करेंगे, वो कौन करेंगे? मीणा। कौन करेंगे? इस बात को ध्यान रखें। अब सुनो और समझो। और यही कोकिल देव पहला राजा था जिसने आमेर को बनाई कछावा वंश की धानी ही धानी। तो सवाल पूछ ले, आमेर को सर्वप्रथम राजधानी किस कछावा शासक ने बनाई? बोलो, कौन सा देव? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? लिख ले जल्दी से, लिखो, लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, लिखो स्टूडेंट। पहला ही पॉइंट, पहले हेडिंग डाल दो, दुल्हेराई। दुल्हेराई ऑब्लिक करके तेजकरण, ऑब्लिक करके तेजकरण, ऑब्लिक करके, ऑब्लिक करके धुलेराई। ऑब्लिक करके धुलेराई। लिख लिया? पहला ही पॉइंट लिखो स्टूडेंट। किसके पुत्र थे? बिल्कुल लिखो, नरवर। नरवर ऑब्लिक करके ग्वालियर के सोडा सिंह के पुत्र। नरवर ऑब्लिक करके ग्वालियर के सोडा सिंह के पुत्र। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में लिखो, दुलेराय नए साम्राज्य की खोज हेतु, दुलेराय नए साम्राज्य की खोज हेतु, नए साम्राज्य की खोज हेतु नरवर से, नरवर से कौन से थान की तरफ आए? राजस्थान की तरफ आए। राजस्थान की तरफ आए। लिख लिया? लिखो, मोरा के शासक, मोरा के शासक कौन सा? लपसी। राहा लपसी ने, मोरा के शासक राहा लपसी ने मीणाओं व बड़ गुजरों की समस्या के बारे में, मीणाओं व बड़ गुजरों की समस्या के बारे में दुलेराय को अवगत करवाया। दुलेराय को अवगत करवाया। लिख लिया? दुलेराय ने, दुलेराय ने मीणाओं
व बड़ गुजरों को पराजित कर दुले राय ने मीणाओं व बड़ गुजरों को पराजित कर दौसा क्षेत्र पर अधिकार किया तथा 1006 सॉरी 1006 थोड़ी है 1000 मैंने कितना लिखा 1006 नहीं है 1007 है 1007 में 1007 ईस्वी में ऑब्लिक करके 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में किसकी नींव रखी बताओ बिल्कुल लिखो कछावा राजवंश की नींव रखी कछावा राजवंश की नींव रखी लिख लिया ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट अब बताओ कौन सी नीति अपनाएंगे ये साम्राज्य विस्तार नीति तो लिखो स्टार और नोट लगाकर दुल्हे राय ने साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई दुल्हे राय ने साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई साम्राज्य विस्तार नीति अपनाई फर्स्ट लिखो माच प्रदेश ऑब्लिक करके माच प्रदेश ऊपर लिखा हुआ है फिर ऑब्लिक करके माज प्रदेश लिख लिया कि मीणाओं को पराजित माच प्रदेश ऑब्लिक करके माज प्रदेश के मीणाओं को पराजित लिख लिया अब इसी के नीचे वापस नई लाइन में लिखो इस प्रदेश को विजित कर दुल्हे राय ने इस प्रदेश को विजित कर दुल्हे राय ने इस प्रदेश को विजित कर दुल्हे राय ने इसका नाम क्या रखा रामगढ़ रखा रामगढ़ ऑब्लिक करके दोनों लिख दो रामगढ़ ऑब्लिक करके जमुआ रामगढ़ रखा जमुआ रामगढ़ रखा लिख लिया ओके नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट अब बताओ जोटा मीणा को पराजित किया और जोटा मीणा को पराजित करके कौन सा क्षेत्र नाम क्या रखा जोटवाड़ा गीता मीणा को पराजित करके गेटोर और आलम मीणा को पराजित करके कौन से क्षेत्र पर अधिकार किया तो लिखो सीधा लिखो जोटा मीणा को पराजित कर जोटा मीणा को पराजित कर इस क्षेत्र का नाम जोटवाड़ा रखा लिख लिया नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट आलम मीणा को एक मिनट पहले गीता मीणा को पराजित कर क्षेत्र का नाम गेटोर रखा क्षेत्र का नाम गेटोर रखा
नेक्स्ट लिखो। आलम मीणा को पराजित कर क्षेत्र का नाम क्या रखा? आम्बेर रखा या आमेर रखा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अगले पॉइंट में स्टार और नोट लगाकर लिखो स्टूडेंट। स्टार और नोट लगाकर लिखो। हाँ पहले लिखो, दुलेराय जब जमुआई माता के दर्शन करने जा रहे थे। दुलेराय जब जमुआई माता के दर्शन करने जा रहे थे तब मीणाओं ने आक्रमण किया, तब दुलेराय इनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, अब बताओ अगले राजा कौन से देव? कोकिल देव। कोकिल देव के कितने पॉइंट? 2। आमेर किससे विजित किया? भट्टो मीणा से। किससे? और भट्टो मीणा को पराजित करके विजित किया कौन से क्षेत्र को? आमेर को। और राजधानी रखी, बताओ क्या? बताओ। आमेर कछवाओं की राजधानी किसको बनाई? आमेर को। और पहले राजा बन गए कौन? कोकिल देव। हेडिंग डालो कोकिल देव। हाँ बिल्कुल, आप अच्छे से पढ़ाई करो। डिमोटिवेट किसी से होना ही नहीं है बिल्कुल। कभी कभार जिंदगी में से हमें लगता है कि यार कुछ भी नहीं बचा है, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल ऐसे फील होता है। पर मस्त रहो। वो फील होने के बाद वो समय जब खराब, मतलब जो खराब समय जिसको हम बोल सकते हैं, वो जब कट जाता है तो नए दिन के साथ, नई सोच के साथ शुरुआत करो और पॉजिटिव वे में सोचा करो। और अपने इर्द गिर्द जो नेगेटिव थिंग के जो लोग होते हैं उनसे तो प्योरली दूर रहो, क्योंकि वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। स्पष्ट कह रहा हूं, वो कुछ भी नहीं करेंगे और तुम्हें भी यही कहेंगे कि तू क्या कर लेगा। समझ में आया नहीं? ऐसी थिंग के लोगों से प्योरली अलग रहे। इस बात को ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहे। 100% आपको सफलता मिलेगी। लिखो जल्दी से आगे। कोकिल देव। कोकिल देव का पहला ही पॉइंट लिखो। कोकिल देव ने भट्टो मीणा को पराजित करके, कोकिल देव ने भट्टो मीणा को पराजित करके, कोकिल देव ने भट्टो मीणा को पराजित करके, भट्टो मीणा को पराजित करके आमेर को विजित किया तथा कोकिल देव पहले राजा थे जिन्होंने आमेर को सर्वप्रथम क्या बनाई? राजधानी बनाई। आमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। कोकिल देव के बाद, हाँ कोकिल देव ने एक काम और किया, लिखो।
इन्होंने आमेर में अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर बनाया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। देखा, आगे बढ़ो। अगले पॉइंट में ये हो गए कोकिल देव। अगले जो राजा आ रहे हैं, मतलब अगले राजा इन कोकिल देव के बाद छोटे मोटे राजा बने, पर उनकी कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती है। आगे राजा आ रहे हैं जिनका नाम मैं लूंगा, पर उनको आप बताओगे कि उनको हमने कहां पर पढ़ा है। राजा का नाम है स्टूडेंट पंचवन देव पुंजन राय, जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। पंचवन देव पुंजन राय, कौन से राय? पुंजन राय। इनको हमने कहां पर पढ़ा था? पूजा खड़ी हो, खड़ी हो। हाँ, सही खड़ी हुई। पहली बात तो मैं तुझे खड़ी नहीं कर रहा था, आप खड़ी हो, खड़ी हो। अच्छा, दो पूजा स्क्वायर है, खड़ी हो। हाँ, पूजा फर्स्ट खड़ी हो। कौन है पूजा और? अरे कौन है पूजा और? नहीं है क्या कोई? हाँ, बता। क्यों? स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रही थी, अब तो पढ़ाई प्योरली छोड़ दी है ना? वो तो बड़ी मस्त है। हाँ बता। अच्छा, पास वाली खड़ी हो, खड़ी हो। सच सच बता दे, बिठा दूंगा। बताया कि नहीं बताया? बताया ना? क्यों बताया? क्या किया इन्होंने? एक मिनट रुको, अब बता। पुंजन राय ने पृथ्वीराज के समय क्या किया? बताओ, अरे बता। बैठो, और तू मर जाएगी। हेल्प कर रही है उसकी? पूजा पढ़ाई नहीं कर रही है? बैठो। कौन बताएगा क्या किया था पुंजन राय ने पृथ्वीराज के समय? सुभाष बताओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। किसको? बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। पर तू इतना घबरा क्यों रहा है? ये अंगुलियों पे सेट कर रखा है क्या? बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसने सही बताया। सुनो, एक बात सुन सुभाष, हिंदी में बाद में बोलना है, पहले हमें हमारी स्थानीय भाषा में याद करना है। स्थानीय भाषा में कह देना कि सर, महोबा को जीतने के बाद पृथ्वीराज ने जो काम सौंपा, वो अपने सेनानायक किसको सौंपा? पुंजन राय को। और पुंजन राय उस समय आमेर के कछावा वंश के क्या थे? राजा। और याद कीजिए, संयोगिता को लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? बोलो, याद है? हाँ। और कहा था कान्हा को, क्या आपका भी कहीं चक्कर चल रहा है तो बता दो। बताया था ना? बताया सुभाष? तो तूने तो नहीं बताया अभी। हाँ, इतना ही ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बताया इसने। लिखो जल्दी से अगले राजा। पुंजन राय ऑब्लिक करके पंचवन देव। कौन सा देव? पंचवन देव। आगे लिखो स्टूडेंट। सही, इसमें एक ही पॉइंट लिखो, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे।
पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। समकालीन थे तथा तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज का साथ दिया। पृथ्वीराज का साथ दिया। पृथ्वीराज का साथ दिया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। आगे हेडिंग डालो राजदेव। कौन सा देव? राजदेव। ऑब्लिक करके रामदेव। अगले पॉइंट में लिखो राजदेव रामदेव को अच्छे से सुन लो और समझ लो। इनके भी दो ही पॉइंट है। अब सुनो, एक पॉइंट है राजदेव रामदेव का। ये छोटे मोटे राजा है पर इनका भी कभी कभार सवाल पूछ ही लेता है। राजदेव, कौन सा देव? रामदेव। तीनों चारों को टूपा दे दूंगा, ध्यान रखना। चारों मिलकर बेटी गप्पे ठोक रही है। क्या बोल रही है? अच्छा, पानी की बोतल ऐसे मांगते हैं? हमारे छोरे पानी की बोतल मांगते ही नहीं है, सीधी खाली करते हैं। भिखारी है। और बोल बीच में सागरिये। ये भी बात सही है। सीखो, हमारे छोरों से कुछ सीखो। सही है। इसने भी उदाहरण वही दिया कि तुझे तेरे पापा ने एक 50, 60, 70, 80 हजार की स्कूटी दिला दी, मेरे पापा ने 9 लाख का ट्रैक्टर दिलाया है, तो स्वेग हमारा भारी है। तो सुनो, राजदेव रामदेव ने एक ही काम किया। आमेर में जो सबसे प्राचीन मंदिर है, सॉरी महल जो है, वो बनवाया और उसका नाम है कदम्बी महल। कौन सा महल? इस कदम्बी महल का निर्माण करवाया किसने? राजदेव ने या रामदेव ने। और इसी कदम्बी महल में किसका सरदार? बताओ। मीणाओं का सरदार अपने अंगूठे के रक्त से कच्छावा वंश के राजाओं का क्या करता है? राज्याभिषेक। तो सुनो, हमने जो जो राजवंश पढ़े हैं उनके बारे में जानते हैं। गुइल वंश के राजाओं का राज्याभिषेक भील सरदार। ओके। कछवाओं का राज्याभिषेक। ओके। मारवाड़ के राठौड़ों का राज्याभिषेक बोलो। बगड़ी गांव का ठाकुर। कौन से गांव का? और बीकानेर के राठौड़ों का राज्याभिषेक गोदारा जाट। इधर ठोक रहे थे, मर रहे थे मारवाड़ में। गोदारा जाट, गोदारा जो करते हैं वो बीकानेर के राठौड़ों का करते थे। तो देखो, एक के साथ ही पूरे रिवाइज हो गए। ये काम हो गया कौन से देव का? राजदेव रामदेव का। उसके बाद शासक बनेगा उदरण। कौन सा रण? इसी का दूसरा नाम उदयकरण। कौन सा करण? अब उदरण उदयकरण के समय क्या हुआ? पहली बात तो यही, उदरण के समय मेवाड़ के राजा थे राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा ने अटैक किया कौन से मेर पर? आमेर पर। आमेर पर अटैक किया, तब उदरण उदयकरण ने कहा कि आप हमारे ऊपर अटैक, आक्रमण मत कीजिए, हम आपकी सर्वश्रेष्ठता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं और आपके दरबार में सामंत बनकर क्या रहेंगे? उपस्थित। तो गिनकर गांठ दे दो कि आमेर के कछावा किस राजा के समय मेवाड़ के दरबार में सामंत बनकर उपस्थित होने लगे? उदरण के समय। और मेवाड़ के राजाओं में पूछे तो किसके समय? तो 1 मिनट के लिए सोच लो, कुंभा का कितना वर्चस्व था कि कुंभा के समय में कच्छावाओं ने इनकी सर्वश्रेष्ठता को स्वीकार किया और दरबार में सामंत बनकर क्या रहने लगे? उपस्थित। अब जब मैं तुम्हें भारमल पढ़ाऊंगा तो भारमल का मेंस में अभी बोल रहा हूं, सवाल दूंगा
कि भारमल ने किन कारणों की वजह से मुगलों की सर्वश्रेष्ठता को, अधीनता को स्वीकार किया। समझ में आया कि नहीं आया? उस समय तुम्हें एक पॉइंट लिखना है, और ये पॉइंट जब समझोगे तभी लिख पाओगे, पहले बोल रहा हूं। आपको कहना है कि कछावा जो थे वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से पहले किसके दरबार में, मेवाड़ दरबार में सामंत बनकर उपस्थित होते थे। और भारमल का मानना था कि हमें स्वतंत्र सत्ता स्थापित करनी है, किनसे हटकर, मेवाड़ के राणाओं से हटकर, और हमें हमारी रियासत का सर्वांगीण विकास करना है। इस हेतु कछावाओं ने सर्वश्रेष्ठता स्वीकार की, किनकी, और क्या स्वीकार की, अधीनता। समझ में आया नहीं आया? एक कारण ये भी था। तो अच्छे से समझो और देखो अच्छे से आगे। तो उदरण जो था कुंभक के समय कौन से दरबार में उपस्थित हुआ, क्या बनकर, सामंत बनकर। ओके, इनके बाद और भी 2-3 छोटे मोटे शासक बनेंगे, और फिर आएगा पृथ्वीराज कछावा। कौन कौन बताएगा कि पृथ्वीराज कछावा को हमने कहां पर पढ़ा था? जिसको आ रहा है हाथ खड़ा। पृथ्वीराज कछावा क्या किया था? आवाज नहीं। किसका? और क्या किया? अच्छा, फिर क्या किया? फिर रणथंबोर गए, फिर क्या किया? फिर रणथंबोर से फिर किधर गए? बोलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा? बहुत बढ़िया। खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़े, और खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। याद कीजिए, जब सांगा को मालदेव राठौड़, अखिराज देवड़ा और अशोक परमार लेकर निकले, तब कहा था पृथ्वीराज कछावा ने कि आप इन्हें सुरक्षित लेकर जाओ, दुश्मन सेना अगर आपका पीछा करेगी तो उन्हें रोकने का काम करेगा कौन? ओके, अब बताओ स्टूडेंट, पृथ्वीराज को हमने एक जगह और पढ़ा था, इनका सिर्फ जिक्र हुआ था, कौन बताएगा? अब वो अच्छे को पूछते हैं, होशियार खोपड़ी को। हाँ, खड़े हो, बताओ। देखो, जब उत्तर नहीं आता ना तो निगाहें बेटी दूसरी तरफ चली जाती है। बताओ जल्दी से। है नहीं पता? मनीषा बता, बता बता जल्दी से। नहीं पता? जानवी? किसका? पृथ्वीराज का? पृथ्वीराज का हुआ या किसका हुआ? आवाज में। किसके साथ हुआ? हाँ, अमरीन बता। हाँ, इधर हरियाणा वाले। नहीं पता? अरे याद कीजिए, बिल्कुल जानवी, तूने पढ़ा पर भूल गई। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज कछावा की पुत्री थी, मंदिर में छुप छुप के मिला करते थे, रतन सिंह, सांगा के पुत्र। और उस टाइम मैंने बताया भी था ये पुत्री किसी और की नहीं, पृथ्वीराज कछावा की थी। फिर चोरी छुपे इन्होंने मंदिर में क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और फिर उसी पुत्री का विवाह पृथ्वीराज कछावा ने किया था सूरजमल हाड़ा के साथ। और सूरजमल हाड़ा और रतन सिंह अहेरिया उत्सव के दौरान जंगल में शिकार करते समय दोनों लड़े, और लड़ते हुए मारे गए। तो सुभाष, अब कैसे याद आ रहा है तुझे? जंगल में पहुंचे तब तुझे याद आया? हाँ, मंदिर में याद क्यों नहीं आया? सर, मंदिर में याद मुझे क्यों आएगी, रतन सिंह जी को आएगी। बोलो, समझ में आया नहीं? मैंने क्या कहा, आपकी पढ़ाई की पहचान कब होती है? जब आप पढ़ा हुआ रिकॉल कर दो उस राजा से रिलेटेड, तभी समझना कि हाँ, चीजें अच्छे से याद हो रही है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल स्टूडेंट पहले लिख लो जल्दी से उदरण का, फिर पृथ्वीराज को पूरा समझाते हैं। हाँ तो लिखो ना राजदेव रामदेव, हेडिंग डालो। डाल दिया? लिखो इन्होंने आमेर में कदम्बी महल का निर्माण करवाया। कदम्बी महल का निर्माण करवाया। कदम्बी महल का निर्माण करवाया। लिखो इस महल में कछावा वंश के राजाओं का, इस महल में कछावा वंश के राजाओं का राज्याभिषेक कौन करता था? राज्याभिषेक मीणाओं का सरदार करता था। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट, हेडिंग डालो पृथ्वीराज का, सॉरी उदरण, उदरण ऑब्लिक करके उदयकरण, उदरण ऑब्लिक करके उदयकरण। उदरण ऑब्लिक करके उदयकरण, पहला ही पॉइंट लिखो। उदरण उदयकरण का एक ही पॉइंट लिखो। इनके समय मेवाड़ के राजा, इनके समय मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा कुंभा थे। राजा कौन थे? राणा कुंभा थे। लिखो राणा कुंभा के दरबार में, राणा कुंभा के दरबार में राणा कुंभा के दरबार में उदरण सामंत बनकर उपस्थित हुए। सामंत बनकर क्या हुए? उपस्थित हुए। सामंत बनकर क्या हुए? उपस्थित हुए। लिख लिया? ओके नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अगले पॉइंट में हेडिंग डालो पृथ्वीराज कछावा। पृथ्वीराज कछावा पहले पृथ्वीराज कछावा के बारे में समझ लो अच्छे से, क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टूडेंट पृथ्वीराज कछावा का एक पॉइंट तो आपने बता ही दिया कि इनके समकालीन, इधर पृथ्वीराज कछावा तो इधर आपके राजा जो थे मेवाड़ में कौन थे? राणा सांगा। तो सुनो अब सोचने की जरूरत ही नहीं है, उदरण के समय से ही कछावा मेवाड़ दरबार में क्या बनकर उपस्थित होते थे? तो राणा सांगा के भी सामंत थे। कौन? और जैसे सांगा कहेंगे वैसे करना ही पड़ेगा। किनको? पृथ्वीराज को, क्योंकि सर्वश्रेष्ठता अपना रखी थी किनकी? मेवाड़ की। किसने? कछावाओं ने। तो सुनो पहला ही पॉइंट ये हो गया, कौन से शासक थे जल्दी से बताओ? समकालीन शासक। अब दूसरा पॉइंट सुनो जो इनके पर्सनली पॉइंट लेते हैं। पृथ्वीराज कछावा की रानी जो थी कौन थी? रानी जो थी, इस रानी का नाम कौन बताएगा? पृथ्वीराज कछावा की रानी का नाम एनीबडी? नोबडी। अक्षय कुमार का एक गाना है बाला, बाला बाला है ना? हाँ तो याद रखोगे इनकी रानी का नाम था बालाबाई। कौन सी बाई? बालाबाई। ये बालाबाई जो थी बीकानेर की थी, राठौड़ों की पुत्री थी। और इस बालाबाई का विवाह हुआ किसके साथ? और आमेर में भक्ति परंपरा शुरू करने का
श्रेय जो जाता है कौन सी बाई को जाता है? बालाबाई को। पृथ्वीराज कच्छावा के दरबार में बड़े विद्वान थे जिसका नाम था चतुर्थनाथ। क्या नाम था? चतुर्थनाथ। पर बालाबाई जो मानती थी अपना गुरु, वो मानती थी कृष्णदास पयहारी को। कौन से हारी को? कृष्णदास। क्या नाम आ रहा है? पयहारी। क्या नाम आ रहा है? अब पयहारी इनकी विशेषता थी। पयहारी मतलब ये दो शब्दों से बना है, एक तो पेय यानी पीना, और आहारी। आहारी का मतलब खाने में जो सिर्फ तो सिर्फ दूध का सेवन करते थे, दूध पीते थे और पानी पीते थे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं खाते थे, सिर्फ ये दो ही खाते पीते थे। तो इसी की वजह से इनका नाम पड़ा पेयहारी, यानी पीने की चीजें जो आहार के रूप में ग्रहण करते थे वो थे कौन? कृष्णदास। तो कृष्णदास पेयहारी आए किसके दरबार में? और पृथ्वीराज को कहा हम आपके दरबार में सबसे योग्य व्यक्ति के साथ करना चाहते हैं शास्त्रार्थ। क्या करना चाहते हैं? तो बिल्कुल स्टूडेंट, शास्त्रार्थ हुआ पृथ्वीराज कच्छावा के समय चतुर्थनाथ और किसके बीच में? कृष्णदास पयहारी के बीच में। इस कृष्णदास पयहारी ने चतुर्थनाथ को शास्त्रार्थ में क्या किया? दोनों ने एक दूसरे से भयंकर सवाल पूछे। आखिरकार कृष्णदास पयहारी ने कहा तदंतरम इमा में उतिथि शुभामिति। चतुर्थनाथ ने कहा इति सिदम। क्या कहा? हाँ, इति सिदम का मतलब समापत। ओके, मतलब 100 बातों की एक बात विजय हुई किसकी? कृष्णदास पयहारी। किसमें? शास्त्र। किसे पराजित किया? और फिर बाद में इसी कृष्णदास पयहारी ने पृथ्वीराज कच्छावा के समय, बताओ कहाँ? गलता, जो कौन से पुर में है, इस गलता के अंदर कौन से संप्रदाय की? रामानुज संप्रदाय की पीठ की, प्रधान पीठ की क्या की? स्थापना की। किसने? पृथ्वीराज कच्छावा के समय। किसने की थी? कृष्णदास पयहारी ने। इस बात को ध्यान रखें। और यही गलता जो है गालव ऋषि की तपोस्थली था, और इसी गलता को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी चीजें गलता से रिलेटेड है तो याद कर लो। अब सुनो और समझो। पृथ्वीराज कच्छावा बड़े गजब के थे। पृथ्वीराज कच्छावा ने कहा हमारा सपना है कि वर्ल्ड कप के अंदर टीम खेले तो सिर्फ हमारी ही खेले, इसलिए हमारे कितने पुत्र होने चाहिए? जूते पड़ेंगे। एक आधी के चोट लग गई तो 12, पूरा 1 डजन, ताकि एक के किसी के लग जाए कर जाए तो एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो बिल्कुल पूरा 1 डजन पुत्र हुए किसके? अब सुनो, मतलब 100 बातों की एक बात, इनके 12 पुत्र थे। कितने? और 12 भागों में बांट दिया किसको? आमेर को। किसको? और 12 भागों में बांटकर, यानी ये समझ लो 12 जागीरें बना दी। और इन 12 पुत्रों को कहा कि जो भी आमेर का अधिपति होगा, उस आमेर के राजा के दरबार में तुम सभी 12 जो कोठड़ियां बनाई है, इन कोठड़ियों के जागीरदार आकर क्या होंगे? उपस्थित होंगे। तो देखो, प्रशासनिक व्यवस्था का एक कार्य प्रारंभ हुआ। कहाँ? आमेर में। सवाल पूछेगा 12 कोठड़ी किस रियासत का नाम था जिसमें प्रशासनिक कार्य चलते थे? आमेर का। और ये कार्य 12 कोठड़ी यानी 12 भागों में आमेर को विभक्त किसने किया? पृथ्वीराज कच्छावा ने। कितने पुत्रों में? 12 पुत्रों में। तो जयपुर को, आमेर को एक और नाम से जाना गया, कौन सी कोठड़ी? बोलो। तो बताओ, जब भी आमेर का राजा कोई निर्णय लेगा तो कितनी कोठड़ियों के जागीरदारों को बुलाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, वही पृथ्वीराज कच्छावा का लास्ट पॉइंट कि सांगा के खानवा के युद्ध में लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये हो गए कौन? पृथ्वीराज कच्छावा। लिखो जल्दी से, पृथ्वीराज कच्छावा। पृथ्वीराज कच्छावा का पहला ही पॉइंट लिखो स्टूडेंट।
पहला ही पॉइंट लिखो। लिखो ये राणा सांगा के समकालीन थे। यह मेवाड़ के राणा सांगा के समकालीन थे। लिख लिया। दूसरे पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज की रानी का नाम कौन सा बाई था? बालाबाई था। पृथ्वीराज की रानी का नाम कौन सी बाई था? बालाबाई था। लिख लिया। अब सीधा अगले पॉइंट में लिखो, पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पयहारी ने, पृथ्वीराज के समय कृष्णदास पयहारी ने शास्त्रों में चतुर्थनाथ को पराजित किया। चतुर्थनाथ को पराजित किया। चतुर्थनाथ को पराजित किया। लिख लिया। अब बताओ, कृष्णदास पयहारी ने रामानुज संप्रदाय बोल दो या रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ, प्रधान पीठ कहाँ स्थापित की? तो लिखो स्टार और नोट लगाकर, कृष्णदास पयहारी ने रामानुज संप्रदाय ऑब्लिक करके रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना कहाँ की? गलता में की। प्रधान पीठ की स्थापना गलता, जो कहाँ है? जयपुर में की। लिख लिया। अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। अब बताओ, इनके पुत्र कितने थे? और 12 पुत्रों में आमेर के कितने टुकड़े किए? इसलिए आमेर को इनके समय किस नाम से जाना गया? बिल्कुल लिखो। पृथ्वीराज ने अपने 12 पुत्रों में आमेर के 12 टुकड़े कर विभक्त किए। इस कारण आमेर को किस कोठड़ी के नाम से जाना गया? 12 कोठड़ी के नाम से जाना गया। 12 कोठड़ी के नाम से जाना गया। लिख लिया। लास्ट पॉइंट लिखो आज का। लिखो, पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कल हमारा टारगेट रहेगा सवाई जय सिंह तक पहुंचने का। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना। ये हुआ आपका पृथ्वीराज कच्छावा और आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद। शुभ रात्रि। चलते बनो।